सीडीएस जनरल बिपिन रावत की खाली किए जहां पर उसने अवैध कब्जा करने की कोशिश की थी। तो हम अगर जनरल बिपिन
तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद ही बरार स्क्वायर में अंतिम विदाई दी जाएगी जनरल बिपिन रावत को। और अभी ये जो सीधी तस्वीरें आपने देखी हैं वहां पर भी आप देख रहे हैं कि जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम है वो चल रहा है। तो देश के लिए एक बड़ी क्षति है और आज हम भी इसी पर बातचीत करते हैं। रिटायर्ड कर्नल इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
इंद्रजीत सिंह जी, जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं इस वक्त, पूरा देश गमगीन है, हर कोई इस समय जनरल विपिन रावत को याद कर रहा है, उनके अचीवमेंट्स को। कैसे इसको आप देख पा रहे हो और कितनी बड़ी क्षति के तौर पर इसको आप मान रहे हैं? और ये जो तस्वीरें हैं वो वाकई में सबके लिए एक तो परेशान भी सबको कर रही हैं, दूसरा ये भी है कि लोग सैल्यूट तो कर रहे हैं, उनके जो अचीवमेंट्स हैं, उनके जो योगदान है, उनको याद भी कर रहे हैं। यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक जो हम आज बहुत गंभीर समय देख रहे हैं, जहाँ पे हमारे सीडीएस को हमको विदाई देनी पड़ी है इस तरह से, और एक बहुत बड़ा वॉइड उनके जाने से हुआ है। एट द सेम टाइम उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है, जो आगे कार्य करने का तरीका दिया है, विजन दिया है सीडीएस का, आई थिंक वो आने वाले समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसी के ऊपर हमारे को चलना चाहिए। और उनकी जो बनाई हुई नीतियां हैं, जो जॉइंटमैनशिप की जो बातें हम कर रहे हैं, जो थिएटर कमांड की बात कर रहे हैं, और जो साइबर की बात कर रहे हैं, स्पेस कमांड की बात कर रहे हैं, सो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमको आगे एक स्ट्रेटेजिक फोर्स के रूप में देखने के लिए। पर डेफिनेटली ये जो सिचुएशन है जहाँ पे एक सीरियस इस प्रकार से निधन हो जाए, एक क्रैश में निधन हो जाए, और जबकि हम जो मी-17 एयरक्राफ्ट काफ़ी वर्कहॉर्स मानते हैं, स्टेबल मानते हैं, उसमें ऐसा क्षतिग्रस्त अटैक हो और उसमें एक्सीडेंट हो और उसमें हमारे सीडीएस की जान जाए, एक बहुत ही गमगीन टाइम है। लेकिन इंद्रजीत जी, आज के इस वक्त में मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने अभी उनके कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए वर्तमान समय में वो जिस तरह से काम कर रहे हैं तो उसको आपने भी यहाँ पर बताया। क्या चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि उसको अभी और आगे हमको लेकर के जाना होगा और उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है? जो एक वे या एक जो विज़न दे करके गए जनरल विपिन रावत, उसको कैसे देखा जाए? और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, चूँकि निसंदेह आपका भी उनके साथ राब्ता रहा होगा, आप कैसे इसको देखेंगे और क्या चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि उसको और आगे अभी बढ़ाने की आवश्यकता है, या जो विज़न दिया उसको कैसे और आगे ले जाया जाए, इसको कैसे देखेंगे? सबसे बड़ा जो उनका एक सीडीएस का रोल था, जब उनको सीडीएस अपॉइंट किया गया था, उसमें ट्राई सर्विसेज की जॉइंटमैनशिप के ऊपर तवज्जो दी गई थी, जिसमें उनको बोला गया था ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और तीनों सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, उनको जॉइंटमैन की तरह काम करना, एक स्ट्रेटेजिक फोर्स की तरह काम करना, और जैसे यूएस की आर्मी काम करती है एक स्ट्रेटेजिक फोर्स की तरह, जिसमें तीनों अंग, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों फाइट करते हैं कोई भी बैटल को। और जैसे कि हमारे देश के ऊपर भी चाइना का और पाकिस्तान का खतरा हर समय मंडराता रहा है, तो उस सिचुएशन में हमको किस प्रकार से ये वॉर मशीनरी को यूज करना है, और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की उसको रेशनलाइज करना, और जो हमारा इंडिजिनस इक्विपमेंट है, मेक इन इंडिया का कंसेप्ट है, उसको लाना। तो एक बहुत बड़ा मैंडेट उनके सामने था, और जिस प्रकार उन्होंने एक टाइम बाउंड मैनर उसको अचीव करने की कोशिश की है, उसको एक रूप देने की कोशिश किया, उसको ग्राउंड पे जो थॉट प्रोसेसेस को है उनको लाने की कोशिश की है, एक बहुत ही सराहनीय, राइट। और इसके साथ सीडीएस का एक रोल और भी था, जिसमें इंटीग्रेट और रैशनलाइज करना था इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन प्लान्स को, वो भी उन्होंने काफी एक अच्छे तरीके से किया। और जो सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप है, उनको एक तरह से एकजुट होके काम करने का तरीका, राइट, वो लेके आए। जब मैं जॉइंटमैनशिप की बात करता हूँ, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हर रैंक और फाइल में एक लाना था, और वही उसी की तरफ ही उनका काम वो चल रहा था। और काफी सारे जो उनकी पॉलिसी, स्ट्रैटेजीज, डॉक्ट्रिन चेंजेस, और बहुत कुछ उन्होंने इस कम समय में एज ए सीरियस दिखा। बिल्कुल इंद्रजीत जी, देखिए अब हर एक सैनिक की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, हर एक सैनिक बड़ा डायनेमिक पर्सनैलिटी का होता है, विपिन रावत से लेकर के तमाम सैनिकों जिनके बारे में हम लोगों को भी जानकारी है, या आप लोग खुद भी। लेकिन जो एक वे दिखा करके गए विपिन रावत जी, या फिर जो काम करने का उनका तरीका था, जिसको अभी आप भी यहाँ पर बता रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं,
क्या एक फ्रेम हमको दिखता है, नजर आता है कि वो एक फ्रेम वर्क करके चले गए, क्योंकि सीडीएस जैसी पोस्ट का गठन होना और उस पर सबसे पहले नियुक्ति विपिन रावत जी की होना, क्या एक वो फ्रेम कम से कम तैयार हो चुका है, एक वे और एक विजन बन चुका है, यानी कि अब आगे भी भविष्य में भी हम जिसको सीडीएस के तौर पर काम करते हुए दिखेंगे, अब उन सारी चीजों को आगे बढ़ाने में कम से कम एक भूमिका या एक नींव को डालने का काम विपिन रावत जी ने कर दिया है? बिल्कुल। और उन्होंने वो विजन जो ट्राई सर्विसेज सिनर्जीज की है वो यहाँ पे दिखाई, और एक जो फ्रेमवर्क है वो तैयार हो गया। उसके ऊपर जो बाकी आने वाले लीडर्स हैं, सीडीएस नेक्स्ट जो सीडीएस अपॉइंट होंगे, उनको इस फ्रेमवर्क के ऊपर काम करना है और फ्रेमवर्क बनाना, फ्रेमवर्क को क्रिएट करना, इम्प्लीमेंट करे की तरफ पुश करना एक बहुत ही पॉजिटिव वे वो शो करके गए हैं। एक बेसिकली ही इज अ वेरी आउटस्टैंडिंग आर्मी ऑफिसर, फोर्थ राइट मिलिट्री कमांडर, जिन्होंने विजन दी है ट्राई सर्विसेज सिनर्जी। सो ये जो आने वाला टाइम है, जो आगे आने वाले सीडीएस हैं, उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव नींव रखे गए हैं काम करने के लिए और इंडिया को आगे प्रोग्रेस करने। बिल्कुल। लेकिन कर्नल साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा और हमारे दर्शकों के लिए भी, चूंकि एक तो सीडीएस की पोस्ट हालांकि कई देशों में इस तरह से रहती है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा नया था। एक तो सीडीएस का जो जिम्मा है वो क्या है, वो किस तरह से प्रॉपर वर्क होता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए अगर आज आप ये बता पाएं, ताकि विपिन रावत जी के कॉन्ट्रीब्यूशन को जो लोग सुन रहे हैं वो भी समझ पाएं, और दूसरा उसमें भूमिका विपिन रावत जी की आप कैसे देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा और अगर आप विस्तार पूर्वक समझा पाए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, सीडीएस की जो अपॉइंटमेंट है, एक तीनों जनरल्स के ऊपर एक कंबाइंड डिफेंस स्टाफ की अपॉइंटमेंट होती है। बेसिकली तीनों जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है, उन अंगों को साथ लेके आना और उनके ऊपर एक सीडीएस का जनरल रखना, जो एक 4 स्टार जनरल होते हैं, उनकी नियुक्ति काफी समय से डिमांड चल रही थी। उनकी इंडियन जो आर्म फोर्सेस हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों जो अपने जनरल्स, एयर मार्शल और एडमिरल उनको कमांड करते हैं, उनको एक सिनर्जी के लिए एक बहुत जरूरी था। और ये जो डिमांड थी काफी समय से जो चल रही थी, कि 2019 में जी पहली बार दिसंबर 2019 में जनरल बिपिन रावत को, जहाँ पे उनको अपॉइंट किया गया, पहले सीडीएस का ओहदा दिया गया, और उनमें जो मैंडेट थे, जो मैंने आपको पहले बताया मैंडेट, कि जॉइंटमेंट से ट्राई सर्विसेज को इकट्ठा करना, मेक इन इंडिया के कंसेप्ट को लाना, तीनों जो सेनाएं हैं उनको जुड़े मामलों में रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के तौर पे काम करना, और ये जो काम था एक बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि तीनों अंग को लाना और तीनों को वर्क कराना, जो एक बड़े तरीके से किया, बहुत सराहनीय तरीके से किया, एक थॉट प्रोसेस वे में किया उन्होंने, वो बहुत एप्रिशिएबल। और क्योंकि हर जो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी है, वो जनरल्स, एडमिरल्स और एयर मार्शल अपने अपने सेनाओं को अपने हिसाब से करते हैं, पर जब हम एक वॉरफेयर, आने वाले समय में वॉरफेयर करेंगे, तो उसके लिए हमारे को तीनों को एक ऐसा कमांडर, मिलिट्री कमांडर चाहिए था, जो तीनों को गाइड कर सके, जिससे कि एक हम जॉइंट वॉरफेयर, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो साइबर हो, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, ग्राउंड हो, सब जगह आपको लेके करें। तो ये जो सीडीएस का रोल था बहुत इंपॉर्टेंट था, और उन्होंने काफी सारे बजट प्लानिंग की, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने एक बजट की प्लानिंग की, प्रोक्योरमेंट्स की प्लानिंग की, जो फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए थी वो की। तो उन सब चीजों को, काफी सारी जो चीजें थी वो आगे लेके आए, और काफी सारी चीजें लाइमलाइट में आई, और यही इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया आप कर्नल इंद्रजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। एक और बड़ी खबर इस बीच गुरुग्राम से मिल रही है, तो ये बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी है, गुरुग्राम से इस वक्त वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शिलान्यास किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है गुरुग्राम से, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शिलान्यास हुआ। इस प्लांट में कूड़े से बिजली बनाई जाएगी। तो इको ग्रीन एनर्जी और निगम
प्लांट को संचालित करेगा, यानी कि जो वेस्ट अब तक गुरुग्राम का निकल रहा था उससे एनर्जी कैसे बने, ये अपने आप में एक बेहद उम्दा प्रोजेक्ट है, जिसमें वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। और इससे जो एनर्जी मिलेगी, यानी कि इससे जो उत्पादन होगा बिजली का, वो गुरुग्राम और आसपास के जिलों में होगा। हरियाणा वासियों को उसका फायदा होगा। कूड़े से बिजली बनाई जाएगी, तो ये बड़ा कदम उठाएगा। और दोनों निगमों की टीम की कोशिशों के पीछे दोनों सांसदों, विधायकों, पार्षदों, सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का भरपूर सहयोग भी और बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करता रहता है। हम इन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं, इको ग्रीन ने फुलवाड़ी में कूड़े का निस्तारण करके बिजली बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। जिस प्लांट का शिलान्यास आज आपके कर कदमों से होने जा रहा है, इसके निर्माण के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रतिदिन निकलने वाले 1900 टन कचरे से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह प्लांट अत्यधिक आधुनिक तकनीक पर आधारित होगा, तो पर्यावरण संबंधी सभी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया जाएगा। मैं एक बार फिर से यहाँ आए सभी सम्मानित अतिथियों का इको ग्रीन की ओर से आभार व्यक्त करते हुए विश्वास करता हूँ, शांतिपूर्ण समर्पित भाव और कर्मठा से दोनों शहरों के साथ सफाई के प्रति अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। धन्यवाद संजय जी। दिव्य सज्जन, हम आपको बताएं कि पूरे हरियाणा में हर रोज 5500 टन कचरा निकलता है। अगर गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ 2000 से 2200 टन कचरा हर रोज निकलता है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जितना कचरा पूरे प्रदेश में निकलता है, उससे लगभग आधा कचरा गुरुग्राम और फरीदाबाद में। कचरा इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान लगातार इस समस्या की तरफ था और जल्दी ही संयंत्र के बनने से इस समस्या से निजात मिलेगी। और आप सबको बताएं कि 6 लाख यूनिट हर रोज बिजली का उत्पादन होगा, यानी 25 मेगावाट प्रति घंटा के हिसाब से उत्पादन होता है। दिसंबर 2023 तक 2 साल में ये संयंत्र काम करना शुरू कर देगा और सार्वजनिक निजी सहभागिता से ये संयंत्र तैयार होने जा रहा है। हम जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि इस पूरे इलाके को कूड़े से निजात मिलेगी, दुर्गंध से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के अवसर इस इलाके में होंगे, अरावली का पर्यावरण और भी सुंदर बनेगा और मिलेनियम सिटी की रातें और भी ज़्यादा रोशन होंगे। निश्चित तौर पर इस संयंत्र पूरा होने के बाद ऐसा बदलाव पूरे इलाके में आपको देखने को मिलेगा। इस पूरी प्रक्रिया को एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से देखते हैं, समझते हैं। आज डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट कीजिएगा प्लीज। आ रहा है सूचना एवं प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति, ज्ञान एवं विज्ञान से हमारा देश दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। इन सब उपलब्धियों के बीच हमारे देश में गंदगी वातावरण को खराब कर रही थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता की तरफ विशेष ध्यान दिया। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने अपने प्रयासों से और नगर निगम गुरुग्राम एवं नगर निगम फरीदाबाद की मदद से ऊर्जा के क्षेत्र में हरियाणा को मजबूत बनाने की तरफ कदम बढ़ाया है। कचरे से ऊर्जा बनाने का गुरुग्राम में लगने वाला ये पहला पावर प्लांट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लांट 25 मेगावाट का होगा। इको ग्रीन, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, नगर निगम गुरुग्राम आयुक्त श्री मुकेश कुमार आहूजा जी और नगर निगम फरीदाबाद आयुक्त श्री यशपाल यादव जी का धन्यवाद करती है, जिनके सहयोग के बिना गुरुग्राम फरीदाबाद सफाई में रैंकिंग और ये प्रोजेक्ट संभव नहीं था। इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सभी कूड़ा निस्तारण और हरियाणा के अन्य शहरों की तरह गुरुग्राम फरीदाबाद के निवासियों के लिए स्वच्छ शहर का वायदा पूरा किया है। मनोहर लाल जी ने जो कहा वो किया है। महाभारत कालीन शहर गुरुग्राम में समय के साथ बहुत कुछ बदला है। ये शहर सिंगापुर, पेरिस और बैंकॉक की चकाचौंध महसूस कराता है। आधुनिकता की झलक दिखाते हुए ये शहर हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतों में स्थापित देशी विदेशी कंपनियों में लोगों के सपनों को पंख लगाए जाते हैं।
गुरुग्राम और फरीदाबाद के कूड़े के प्रबंधन के लिए डोर टू डोर सेवा प्रदान की जाती है। यहाँ से रोजाना लगभग 1900 टन कूड़ा एकत्रित किया जाता है। इसका निस्तारण बंदवाड़ी प्लांट पर किया जाता है। इको ग्रीन द्वारा भारत का पहला प्लांट बंदवाड़ी प्लांट पर ही भारतवर्ष का पहला DTRO लीचेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया। तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी को आप देख रहे थे। सीधी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे थे। अब वक्त है इस वक्त की हेडलाइंस का। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा। सीडीएस बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में भारी भीड़। शाम करीब 5 बजे दिल्ली के बरार स्क्वायर पर होगा अंतिम संस्कार। नम आंखों से बेटियों ने दी विदाई, दिग्गजों ने भी दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीडीएस बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। बेटियों से मिलकर बढ़ाया हौसला। पंचकुला के वीर सपूत ब्रिगेडियर एस लीडर को किया नमन।
रावत को अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। अपने आंख में बेहद दुखद ये क्षण, एक ऐसा क्षण जिसे जिंदगी भर के लिए हर किसी ने अपने अंदर संजोया। कुछ ही देर में उन्हें
slightly behind, they'll come here for the drill. For the fall, they'll require some space. फुल क्लियर कर दो आप लोग। मीडिया आपने जो पीछे बैठे हैं लोग पूरा कवर कर रखा है, आप प्लीज थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए पीछे पीछे आ जाएगा पीछे आ जाए आप लोग इस तरफ आ जाइए प्लीज। आगे पीछे चलो तेरे रहेगा, समझ गया ना। जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार का आखिरी पड़ाव, जहां उनके पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाना है। हिंदू धर्म के प्रमुख संस्कारों में शामिल है अंत्येष्टि क्रिया यानी अंतिम संस्कार। मीडिया थोड़ा इस तरफ आ जाइए। थोड़ा और हो गया सर, बहुत प्लीज ना प्लीज का थोड़ा clear the lawn. Slightly go behind.
कहाँ लगाओ बताओ, तुम्हारे को जगह बताओ कहाँ लगाना है। तो VIP यहाँ लगवा दो। हाँ वहीं करते हैं, उधर आ जाएगा ना लाइक दोनों आ जाएगा ना। हाँ उधर भी आएगा, इधर का भी आएगा। ये लगाओ ना, इसी के साथ आगे लगा दो साइड में दोनों कारण से आपको सर यहाँ मत लगाओ सर। ये थोड़ा सा ये देखो, बाकी सारे मूवी आ गई। सर पीछे से मंत्री जी देख रहे हैं। भारत माता की, भारत माता माता की, भारत माता की, भारत के वीर सपूतों की, भारत माता की, भारत बिपिन रावत
हमारा रिकवर कर देना। अपने पूज्य बेटे पापा मम्मी का नाम करता रोज था रेवती पंचमाली तपो परिसर पंचों के पास स्टॉप टेकिंग यहाँ पर परिवार वाले मना कर हरिओम महाभद्रो विग्रहात् समरे पुनीता के व्यासा सुनामो के दुगासा यज्ञान का कोश मापते सामने मना कर रहे हैं है ना उनको अच्छा ओम आत्मावरण के शांत बंद हो रहा है मैं भेज देता हूँ मतलब व्हाट्सएप पर
अनुराग देखिए किस तरह से अनुराग देखिए पार्थिव शरीर के ऊपर जो हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से हम देखते हैं कि चंदन की लकड़ियाँ और खासतौर से पंचतत्वों
पंचद्रव्य को अर्पित किया जाता है और वो किया जा रहा है। पहले पंचद्रव्य को अर्पित करना और खासतौर से चंदन की रस्मों के साथ साथ अक्षत और इन पवित्र हम कहें कि चीज़ों को अर्पित करने का जो प्राचीन परंपरा है उसका निर्वाह यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसमें आप देखिए कि परिवार और परिजनों के साथ साथ जो है सैन्य अधिकारी खुद शामिल हो रहे हैं। एक ऐसा क्षण, एक ऐसा पल है ये जो आप कहिए कि ये बता रहा है कि किस तरह से विषम से विषम परिस्थिति में भी धैर्य को न खोते हुए अपने आप को संभालते हुए समय के साथ चलना, ये एक भारतीय परंपरा है, ये भारत की सेना की परंपरा है, ये भारत की सेना का बल है। और इसी बल के साथ जो है इस वक्त हर कमांडर दिखाई दे रहा है, सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात की दोनों बेटियां दिखाई दे रही हैं, जिन्होंने अपनी माँ और पिता को खोया है, माँ पिता का साया उठ चुका है, लेकिन दृढ़ता के साथ एकदम साहस के साथ वक्त से हम कहें लम्हों को संभाले हुए हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ये बेहद भावुक करने वाला क्षण है और दिल को काफ़ी हम कहें कि संवेदना करने वाला क्षण है। आंखों में लोगों के आंसू यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं। अब उनकी भावनाएं देखी जा रही है। तेरे अपने पैरा दे या मार लो पड़ा दी या अपना बिल्कुल अब वो पल आ गया है जब उनको मुखाग्नि दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मुखाग्नि देने के साथ जो लकड़ियां हैं खासतौर पे जो कि पार्थिव शरीर पर अर्पित की जाती हैं वो की जा रही हैं और उसमें परिजनों के साथ साथ भारी संख्या में सैन्य बल जो है वो दिखाई दे रहा है। यानी मतलब आप देखिए अब तोपों की आवाज़ सुनाई देने लगी, सलामी शुरू हो चुकी है हमारे ठीक पीछे। तीसरा और इसके साथ आप देखिए पांचवा ये सिलसिला शुरू हो चुका है।
उसके बाद जो है हम आगे का रिचुअल यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से चल रहा है। अभी 17 तोपों की सलामी यहाँ पर दी गई और साथ ही सेना की तरफ से सैन्य सम्मान के साथ यहाँ पर अंतिम विदाई अपने नेतृत्व को दिया जा रहा है। ये ऐसा भाव कर देने वाला क्षण है जिसकी कल्पना हम कह सकते हैं कि नहीं की जा सकती, पर यह हकीकत में इस वक्त दिखाई दे रहा है। इस वक्त देखिए कि दोनों बेटियाँ जहाँ पिता के साथ ही मौजूद हैं और उनको बड़ी बेटी जो है वो हाथ में आप देखिए कि किस तरह से मुझे लगता है कि ये घी का पात्र है जो उनको दिया गया है और दोनों बेटियां साथ साथ हैं और उसी में इस वक्त अग्नि जो है अर्पित की जा रही है। और अब मुखाग्नि बेटियां यहाँ पर देखी आप देखिए कि यहाँ पर अग्नि जो है वो प्रदर्शित होती है और इसी प्रकार अग्नि को हाथ में लिए दोनों बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों बेटियां अपने माँ और पिता को इस वक्त मुखाग्नि आप देखिए मंत्रोच्चारण के साथ इस वक्त पिता के तरफ जो है वो प्रवेश करते हुए और पिता को इस तरह से उनकी परिक्रमा करते हुए दिखाई दे रही हैं और पार्थिव शरीर के चारों तरफ परिक्रमा करने के बाद जो है वो मुखाग्नि का यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। इस वक्त मंत्रोच्चारण के साथ दोनों बेटियां जो हैं वो पिता के परिक्रमा में इस वक्त दिखाई दे रही हैं। ये हाथ में पिता के अग्नि को लेकर किसी बेटी को इस तरह से चलना और तब जबकि माँ और पिता दोनों का साया उठ चुका है, दारोमदार अपने कंधों पर है और इस वक्त का ये जो पल हम देख रहे हैं ये अपने आप में सहेजना आंखों में बेहद मुश्किल भरा है। दूसरी तरफ देखिए कि सैन्य सम्मान के साथ अपने सीडीएस की विदाई जो है वो देती हुई यहाँ पर भारतीय सेना दिखाई दे रही है। तोपों की सलामी हमने देखा, 17 तोपों की सलामी जो है वो दी गई और उसके बाद ये का जो पूरा का पूरा दृश्य है वो देखा जा रहा है। तो सीडीएस की अंतिम विदाई में इस वक्त किस तरह से पूरा देश जो है वो गमजदा है, सबकी आंखें नम हैं और ठीक भीतर हम देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों बेटियां अपनी माता और पिता आखिरी पल है अपने योद्धा की विदाई का। से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद दुखद तस्वीरें जहां सीडीएस बिपिन रावत के अंतिम संस्कार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनकी दोनों बेटियां तस्वीरों में नज़र आ रही हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी जा रही है। आपको बता दें कि उनकी पार्थिव देह अब बरार स्क्वायर लाई गई है, जहां से आप देख सकते हैं गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई। अंतिम दर्शन के लिए इससे पहले उनके शरीर को रखा गया था, जहां लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तमाम जो गणमान्य लोग थे वहां पर पहुंचे और सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। अब उनकी अंतिम विदाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो जाहिर तौर पर ये तस्वीरें बेहद भावुक कर देने वाली है। सेना के किसी सर्वोच्च अफसर की अंतिम यात्रा में जो भीड़ दिखाई दी दिल्ली में, वो शायद ही कभी इससे पहले दिखाई दी होगी। बरार स्क्वायर पर सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम संस्कार हो रहा है। इससे पहले हमने देखी तस्वीरें जहां पूरे रास्ते पर लोगों ने फूल बरसाए और शव वाहन के साथ तिरंगे लेकर दौड़ते हुए लोग नजर आए, नारे लगाते रहे, जनरल बिपिन रावत अमर रहें। उनके अंतिम संस्कार के दौरान भी आर्मी कैंट भारत माता की जय के नारों से गूंजता रहा और इसके बाद ये अंतिम तस्वीरें उनकी विदाई की, उनकी दोनों बेटियां तस्वीरों में नज़र आ रही हैं। तो बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ कुन्नूर में, जहां पर उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी उनके साथ थी। मधुलिका रावत भी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं और अपने पीछे 2 बेटियां छोड़कर गए हैं सीडीएस बिपिन रावत।
तो जनरल बिपिन रावत की अंतिम विदाई की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।